इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जीएसटी के मामले में राहत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और कैसीनो पर जीएसटी लगाने के फैसले को सही ठहराया है। साथ ही आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब किसी खेल में अनिश्चित परिणाम पर पैसे लगाए जाते हैं तो वह जीएसटी के संदर्भ में सट्टेबाजी और जुए की श्रेणी में आ जाता है। तो इस बड़ी खबर पर डिटेल्स के साथ लाइव अब जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं पूरी खबर क्या है? देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग के तौर पर पोकर और रमी जो है वैसे गेम्स खिला रही थी। तो उसको लेकर के जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसने कंपनियों को जीएसटी का नोटिस भेजा था और कहा था कि आपको 28% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। कंपनियों ने इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी। कंपनियों का कहना था कि ये किसी भी तरह से गैम्बलिंग और बैटिंग नहीं है, जो जीएसटी के दायरे में नहीं आता। ये गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस है, इसीलिए इसके ऊपर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरे मामले की सुनवाई की और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी सरकार ने जीएसटी के नोटिस भेजे थे उनको अपहेल्ड किया, यानी कि इन कंपनियों को अब जो जीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो सरकार ने इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ करीबन 2,30,000 करोड़ रुपए के नोटिस इन ऑनलाइन कंपनियों को जीएसटी के नोटिस भेजे थे। तो इन कंपनियों को अगर वो चुकाने पड़ेंगे, हालांकि अभी एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को पालन करके जीएसटी के नोटिस का उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनको इस मामले में कोई भी राहत नहीं मिलेगी। उनको पुरानी तारीख से जब भी उनको नोटिस मिले थे उनको ये जीएसटी के नोटिस की ये रकम उनको चुकानी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां भी आप किसी भी तरह का स्टेक खरीदते हो, ऑनलाइन जहां भी आप पैसे देख करके गेम खेलते हो, उसको एक गैम्बलिंग या फिर बैटिंग उसको माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें एक परिभाषा थी उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया और कंपनियों को अब ये जीएसटी की रकम सरकार को चुकानी होगी। बिल्कुल, और यहाँ पर यह भी खास बात जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के साथ जीएसटी के नियमों को वैलिड यहाँ पर किया गया है। असीम, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर के लिए। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान को वैध और संवैधानिक माना है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को इस तरह का अभियान चलाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहा है, डिटेल्स ले लेते हैं। असीम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो असीम, बताएं सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर क्या कुछ आज कहा है? देखिए, वोटर लिस्ट की सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसने एसआईआर करने के निर्देश दिए थे। सभी राज्यों में कहा था कि एसआईआर हो। बिहार में भी एसआईआर किया गया था, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जून में इस पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद जनवरी में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग के पास निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोग को जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और उसके लिए जो वोटर लिस्ट है वो पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए, ना कि उसके में किसी तरह के फर्जी या डेड लोग हैं जिनकी या डुप्लीकेट लोग हैं जिनकी की एंट्री उसमें हो। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस तरह की एक्सरसाइज करवा सकता है और इसमें किसी भी तरह की कोई चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी मनमानी नहीं की गई थी। क्लेम्स दिए गए थे, लोगों को ऑब्जेक्शन करने का भी इसमें मौका दिया गया था, तो कोई भी तरह की मनमानी नहीं थी। चुनाव आयोग के पास पूरी तरह से इसको एसआईआर करवाने के अधिकार है और चुनाव आयोग आगे चल करके भी एसआईआर को करवा सकता है। ये पूरी तरह से एक संवैधानिक एक्सरसाइज चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। तो इलेक्शन कमीशन को एक क्लीन चिट आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असीम इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राशन की दुकानों को समर्थन देने और पीडीएस को आधुनिक बनाने के लिए 25,530 करोड़ रुपए की आर्थिक पीडीएस स्कीम को मंजूरी दी है। ये स्कीम मार्च 2031 तक 5 सालों के लिए लागू रहेगी। जो राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी।
तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है, 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। चलिए बढ़ते आगे। अब आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय रूट्स के बाद एयर इंडिया अब घरेलू रूट्स पर भी उड़ानें कम करने जा रही है। बढ़ती फ्यूल कॉस्ट के मद्देनजर एयर इंडिया ने जून से अगस्त के लिए शेड्यूल एडजस्टमेंट पर विचार किया जा रहा है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर एयर इंडिया ने जो है संख्या घटा दी थी, और अब घरेलू रूट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर हम फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो। जी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती के बाद अब एयर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट्स की संख्या भी कम करने जा रही है। जून से लेकर अगस्त तक के बीच एयर इंडिया अपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स में करीब 22% तक की कटौती कर सकती है। और जो उसका मुख्य कारण है, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जेट फ्यूल की कीमतों में जो है उछाल आया है, उसका असर ऑपरेशंस पे पड़ा है। और इससे पहले एयर इंडिया ने 27% के करीब अपनी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स कम की थी, और करीब 22% डोमेस्टिक फ्लाइट्स कम करेगी। कंपनी से टेम्पररी रैशनलाइजेशन कह रही है अपने ऑपरेशंस का। और जो मुख्य जो इसका असर होगा वो काफ़ी व्यापक होगा, क्योंकि समर सीजन आ चुका है, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, तो हवाई किरायों पर भी इसका असर साफ तौर पे दिख सकता है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जो लोग अगर डेट चेंज करना चाहते हैं अपने ट्रैवल में, उन्हें ये ऑप्शन दिया जाएगा, या किसी और फ्लाइट्स में जाना चाहते हैं उनके पास भी एक तरह का विकल्प रहेगा। लेकिन जिस तरीके से जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका असर पूरे एविएशन पर दिख रहा है। और ये उसका एक उदाहरण मात्र है कि किस तरीके से एयरलाइंस को बार बार अपना जो ऑपरेशंस हैं वो कर्टेल करना पड़ रहा है। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं शेयर बाजार का पूरा हाल। बीएसई मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स 142 और निफ्टी 7 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि कमजोरी के बीच मिड कैप शेयर्स में जोरदार खरीदारी देखने को भी मिली और मिड कैप इंडेक्स से इंट्राडे में नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। बाजार का पूरा अपडेट अब बता रही हैं रक्षा रावत। कल मार्केट में हॉलिडे है, जिसकी वजह से आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी और बाजार ने एक दायरे में कारोबार किया। आज जून सीरीज का पहला दिन था और बाजार ने 100 पॉइंट्स की रेंज के आसपास ही कारोबार किया है। हालांकि आखिरी घंटे में काफी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से हमें देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में थोड़ा दबाव ज्यादा देखने को मिला है, 240 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर बंद हुआ है। मिड कैप ने आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रिकॉर्ड हाई बनाया है। हालांकि स्मॉल कैप जो है उसने भी काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है आखिरी के घंटे में। अगर बात करें सेक्टोरियल इंडेक्स की तो यहाँ पर मेटल पैक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 1.5% से ज्यादा के गेन्स हमें दिखाई दिए हैं। ऑटो इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है, आईटी से प्रेशर देखने को मिला, एफएमसीजी भी प्रेशर में रहा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। एनर्जी शेयरों ने आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट हमें देखने को मिला है। अगर बात करें निफ्टी के गेनर्स की यानी निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तो यहाँ पर मेटल पैक से हिंडाल्को में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो पैक से टाटा मोटर्स, पीवी, पावर ग्रिड और इटर्नल जैसे शेयर जो हैं उन्होंने आज निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। अगर गिरावट वाले शेयरों की बात की जाए निफ्टी में तो ओएनजीसी यहाँ पर 5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। आईटीसी ये भी 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ इन्होंने भी आज निफ्टी को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दी है। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। चलिए वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज के भारत इकोनॉमिक संवाद के सफल आयोजन की हाइलाइट्स। भारत इकोनॉमिक संवाद में श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ में वर्कर्स का पैसा है, अब एटीएम और यूपीआई से इंस्टेंट पैसा विड्रॉ किया जा सकेगा और सरकार अगले महीने तक इसकी शुरुआत भी करने जा रही है। ईपीएफओ 3 को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है और एक पीएफ सिस्टम को पूरी तरीके से डिजिटाइज करने की बात हो रही है कि यूपीआई और एटीएम से पीएफ विड्रॉ करने के लिए उस पर कब तक फाइनल डिसीजन हो जाएगा, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखो, ईपीएफओ एक वर्कर्स के लिए सॉवरिन फंड है और सॉवरिन गारंटी फंड है। आज 26 लाख करोड़ रुपया 7 करोड़ लाभार्थियों का पैसा का ईपीएफओ में संचालन होता है, वहीवट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये ईपीएफओ ये हमारे वर्कर्स का पैसा है, आपका पैसा है। और मैं जब मंत्री बन के आया मैंने देखा कि आपका पैसा और आपको निकालने के लिए दिक्कत हो
आपका पैसा आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना पैसा बढ़ा, क्या स्थिति है, जब चाहे तब आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसलिए मोदी गवर्नमेंट का नेचर है डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, एडवांस सोच, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने EPFO 201 तैयार कराया, जिसमें आपका क्लेम सेटलमेंट ऑटोमेटिक हो, आपका पैसा विड्रॉ करना है तो 10-15 प्रकार के फॉर्म में कॉलम आप ऐड करते थे, भरते थे, फिर ऑफिस जाते थे। मैंने सारे सिस्टम को भी आज के दिन में ख़त्म कर दिया है और आने वाले दिनों में आपका EPF मैंने सुनिश्चित करा है कि आपका EPF फंड आप जब चाहे तब 25% जमा रखना और 75% आप ATM में जाके UPI आधार इनेबल करके आप जब चाहे तब उठा सकते हो। ये फैसिलिटी आपको तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन में नेक्स्ट महीने ही कर दूंगा। साथ ही टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में रोजगार की संख्या मोदी सरकार में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। रोजगार आज की तारीख में डंके की चोट पे मैं कह सकता हूं 5.456 के रूप में हम 5.5 करोड़ नए रोजगार जब से मोदी जी आए हैं, मैंने उसका पैरामीटर आपके सामने में रखा है। भारत इकोनॉमिक संवाद में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि सरकार निवेशकों का भरोसा मजबूत करने के लिए लगातार सुधार कर रही है। FDI नियमों को सरल बनाया जा रहा है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत मुश्किल वक्त से जल्द ही बाहर निकल आएगा। निवेशकों का भरोसा मजबूत करने के लिए सरकार लगातार सुधार भी कर रही है। FDI नियमों को सरल बनाया गया है। कई सेक्टर्स में FDI की निवेश की सीमाएं बढ़ाई गई हैं और कारोबार करना आसान करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। Continuous and sustained reforms have become the order of the day in government functioning. हमें ये ध्यान रखना होगा कि while we continue to address the current situation, परंतु आने वाले महीनों में वैश्विक स्थिति कुछ सामान्य हो भी जाए, पर उसका पूरी तरह से स्थिरता लौटने में अभी समय लगेगा। इसीलिए हमें लंबी अवधि की तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। भारत के पास, जैसा कि मैंने मेंशन किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर स्ट्रॉन्ग, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रिमेन स्ट्रॉन्ग, हमारी वित्तीय स्थिति बेहतर है पहले से, जो इस कठिन समय में हमें सहारा दे रही है। परंतु वी ऑल्सो रिकग्नाइज दैट करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ वन एरिया दैट वी हैव टू वॉच केयरफुली, क्योंकि हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा है और अभी विश्व स्तर पे प्राइसेस बढ़े हुए हैं क्रूड की, जिसमें हम डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट्स पे। इसीलिए वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क और संतुलित नीति की आवश्यकता बनी रहेगी। तो ऐसे समय में हम सतर्क continuously we are alert, we are alive to the situation, we recognize our strengths, we recognize कि हमें कहाँ कहाँ कार्य करना है। और मैं यह कहना चाहूँगी कि we will continue कि जिस तरह से हम coordinated और responsive और adaptability शो कर रहे हैं अपने एक्शन में, अपने पॉलिसी सपोर्ट में, वो कायम रहेगा। और साथ में जो थोड़े मीडियम टर्म इम्पॉर्टेंट हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करने की जो हमारी मुहिम है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना, चाहे सर्विसेज सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, जो कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, वी विल कंटिन्यू ऑन दैट पाथ टू स्ट्रेंथन आवर फंडामेंटल्स, टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी विल कंटिन्यू द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड, ताकि हम हमारे उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले और साथ में नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग, एंड वाइल पैरेलली कंटिन्यूइंग टू वर्क सो दैट हम आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और टू प्रोवाइड मी द मंच, एंड विशिंग एवरीवन that we can come out with this on this crisis stronger like we always have, and the assurance that government is fully alert and alive to the situation, and we will continue with our policy actions. Thank you so much.
साथ ही भारत इकोनॉमिक संवाद में वाणिज्य विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने एक खास रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ग्लोबल साउथ में भारत तीसरी सबसे डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्री बन गया है। मजबूत ट्रेड, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और नए सेक्टर में बढ़ते एक्सपोर्ट ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई पहचान दिलाई है। जब इतना सब तरफ दिक्कत है, वॉर है, ट्रेड बैरियर्स हैं और तमाम दूसरी चीजें हो रही हैं, इंडियन एक्सपोर्ट इतना रेजिलियंस कैसे दिखा पा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या कारण है? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग इस वर्ष वित्तीय वर्ष 25-26 में $825 बिलियन के एक्सपोर्ट से बढ़कर $863 बिलियन। 860 अपडेट करते हैं फिगर को। $863 बिलियन लास्ट ईयर। 2, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। अगर आप देखेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में धीरे धीरे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफीज को कवर कर रहे हैं। अगर अंकटाड की 2025 की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो ग्लोबल साउथ में इंडिया इज द थर्ड मोस्ट डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री, अ कंट्री जिसका सबसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ पार्टनर ट्रेड कंट्रीज। और ग्लोबल नॉर्थ की जितनी इकोनॉमीज है उससे हम सबसे बेहतर हैं। तो ये दर्शाता है कि हम लोग का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो तार है, वो बहुत ज्यादा कंट्रीज के साथ जुड़े हैं, जो हमें एक रेजिलियंस देता है। दूसरा, उसके साथ साथ देखेंगे हम लोग का प्रोडक्ट बास्केट भी काफी डाइवर्सिफाई हो रहा है। 10 साल पहले हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट नहीं करते थे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स $48 बिलियन का कर रहे हैं। सो दैट हैज एडेड टू आवर एक्सपोर्ट बास्केट। पहले हम लोग के फूड एक्सपोर्ट्स काफी लो थे, अब वी आर डूइंग मोर देन $53 बिलियन ऑफ आवर एग्रीकल्चर एंड लाइट प्रोडक्ट्स। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हमारी कहा जाता था वी आर वेरी लो इन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, बट टुडे वी आर $120 बिलियन इन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स। 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स इस देश से एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी, आज के दिन डबल डिजिट ग्रोथ के साथ हम उसमें ग्रो कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स भी एक्सपोर्ट हो रही हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। 100 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बास्केट है, ये भी हमें रेजिलियंस देता है। तीसरा, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है सेवा का निर्यात। सर्विसेज एक्सपोर्ट बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। दिस इज वन एरिया जहां की हम ऑलरेडी विश्व में करीब 5% का शेयर रखते हैं और धीरे धीरे हम इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम विश्व में तीसरे नंबर पर हों जहां तक सर्विसेज एक्सपोर्ट का। सो सर्विसेज एक्सपोर्ट आज के दिन वी आर एट $421 बिलियन, विच इज अराउंड 95% ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। सो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में बढ़ रहा, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड is there to serve the world. So ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो मुख्य फायदा है हमारे एक्सपोर्ट्स को भी मिल रहा है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।